प्यारे विद्यार्थियों, हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं और 39 टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। टाइप नंबर 40 की बात करते हैं। टोटल 45 टाइप्स में आपके सिलेबस को कन्वर्ट करने का प्रयास है अपना। तो 14th जो टाइप है, 40 नंबर जो टाइप है, माफ़ कीजिएगा, तो वो हमारे चैप्टर नंबर 14 से है। चैप्टर नंबर 14 से ना होकर 15 से, 14 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 15 है जो कि रैखिक प्रोग्रामन से संबंधित 1+3 दो क्वेश्चन रहेंगे हमारे बोर्ड एग्जाम में। एक नंबर का रहेगा जो सुसंगत क्षेत्र ज्ञात करने का रहेगा, डायग्राम केवल मांगेगा। और दूसरा 3 नंबर का होगा तो हमारे पास रहेगा उद्देश्य फलन, जिसे Z से निरूपित करते हैं। उद्देश्य फलन Z का अधिकतम या न्यूनतम मान, अधिकतम या न्यूनतम या दोनों मान आपसे पूछ सकता है। न्यूनतम मान ज्ञात करना। ये दो प्रश्न आपके कंफर्म है और सेलेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज मिलेगी यहाँ पे। चैप्टर नंबर 15 में कई बच्चों का ये रहता है कि सर 15.2 से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। तो अभी तक का इतिहास गवाह है कि 15.2 से कोई क्वेश्चन नहीं रहा है। वो थ्योरेटिकल पोर्शन है और उससे असमीका या व्यवरोध है वो बनाने होते हैं, जबकि 15.1 में व्यवरोध बने हुए मिलते हैं। तो प्रैक्टिस उसकी आपने भले भांति की होगी जब आपका सत्र चल रहा था, तो उस पर मैं अब समय जाया नहीं करूँगा। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से काम आपका बन जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से पहले आपको सिखाऊंगा कि कैसे सुसंगत क्षेत्र का क्वेश्चन आता है तो कैसे अटेम्प्ट करना है, कितना पोर्शन करना है, और उद्देश्य फलन में अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना है तो 3 नंबर में कितना काम करना है। हालांकि 3 नंबर का जो काम है उसमें ये 1 नंबर भी शामिल है। सुसंगत क्षेत्र तो वहाँ भी बनाना है, लेकिन एक सेपरेट क्वेश्चन भी यहाँ से आता है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन लेते हैं हम और देखते हैं कि क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। क्वेश्चन हमारे पास Z = 5x + 10y का निम्नतम और अधिकतम दोनों मान है। निम्नतम और अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। हालांकि मैंने यहाँ ऑब्लिक का चिन्ह लगाया है, लेकिन आपको मैं दोनों सिखा देता हूँ और जो ज्ञात करना है वो आपको ज्ञात करें। व्यवरोध आपको दिए गए हैं। व्यवरोध इनइक्वालिटीज x + 2y is less than 120, x + y is greater than or equals to 60, x - 2y is greater than or equals to 0, and x is greater than or equals to 0 and y is also greater than or equals to 0। इसको नॉन नेगेटिव कंडीशन कहा जाता है और इसकी सहायता से हमें यहाँ पे इस चैप्टर पे हमें बात करनी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, रैखिक प्रोग्रामन। मेरे समय में ये BSc सेकेंड ईयर में इसकी एक बुक आया करती थी और मैं अपने सर को आज भी याद करता हूँ, मिस्टर RL सिंह, जो रायबरेली UP में, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी। और आज उन्हीं का बताया हुआ कुछ अंश मैं आपके सामने रखूँगा। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ उनके प्रति। उन जैसे गुरु हमारे जो रहे, एक मैंने उदाहरण दिया है, बहुत सारे ऐसे अनेक गुरु रहे हैं मेरे, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ उसका। तो आज देखते हैं हम कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सुसंगत का पोर्शन अगर पूछता है तो कितना बताना है और आगे किस हिसाब से। सबसे पहला काम रहेगा कि इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में बदल दिया जाए। ये जो हमारे पास 3 असमीकाएं हैं, इनको समीकरण रूप दे दिया जाए। x + 2y = 120। हालांकि आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन एक बार हमें सॉल्व करने के लिए फिर हम x + y = 60 और एक ले लेते हैं x - 2y = 0। बेटा जहां पर राइट साइड 0 नहीं होता उनको आप अंतःखंड रूप से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे हम या तो हम इन पे 2 या 2 से अधिक बिंदु लें। हमें डायग्राम बनाना है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, लेकिन हम इसे अंतःखंड रूप में लिखना, मैंने कई बार बच्चों को बताया कि अंतःखंड रूप में लिखें। अंतःखंड रूप इसका क्या होगा ये बता देता हूं आपको रेखा का। ये 120 इधर भाग में आ जाएगा, x / 120 प्लस, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इसमें, y / 60 = 1 और इसका अंतःखंड रूप हो जाएगा x / 60 प्लस y / 60 बराबर आ जाता है 1।
लेकिन जब 0 होता है तो अंतःखंड रूप में नहीं बदला जा सकता। यहाँ पर हम इसे x बराबर 2y करके दो बिंदु प्राप्त करेंगे। एक बार हमने y बराबर 30 रखा, एक सारणी टेबल बना लेते हैं, आपने शायद ऐसे ही पढ़ा होगा। y का मान अगर 30 रखते हैं तो x का मान 60 आ जाता है, y का मान अगर हम 60 रखते हैं तो x का मान 120 आ जाता है। ये तीनों इक्वेशंस हम यहाँ पे ड्रा करेंगे किस तरीके से बनती है। तो सबसे पहले इक्वेशन की बात करें तो x पे 120 और 60 देख रहे हैं आप, ये गुणज है। अगर मैं यहाँ पर एक पैमाना बराबर 1 मानूं तो बहुत सारे 120 पॉइंट बनाने पड़ेंगे आप, और इस स्थिति में आपके पास ये बोर्ड है, ये भी कम पड़ जाएगा आपको, तो एक ग्राफ पेपर मिलेगा, तो वहां पर इतने खाने बनाने पॉसिबल नहीं है। तो इनका एक मापन पैमाना ले लेते हैं हमने एक पैमाना बनाने का प्रयास, पैमाना बनाया। हम एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसके गुणज हैं ये सारे, तो हम उसको 30 ले लेते हैं। माना एक बड़ा खाना बराबर 30 इकाई। 20 भी ले सकते थे लेकिन मैंने 30 लिया ताकि जनरल फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा डायग्राम भी अच्छा आ जाना चाहिए बड़ा। तो देखिए 30, 60, 90 और 120, यहाँ पे 30, 60, 90 और 120, इससे ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहली लाइन की ओर चल रहे हैं, x पे 120, 30, 60, 90 और 120 पे पहुंच गए, और y पे अंतःखंड 60 है तो 30 और 60 पहुंच गए। स्केल की सहायता से आप इन दोनों को मिला दें आराम से, स्केल की सहायता लें आप। मेरे पास स्केल अवेलेबल नहीं है इसलिए मुझे ऐसे अंदाजन बनाना होगा। एक्यूरेसी एकदम शानदार आनी चाहिए आपकी। ये आपके पास आ गया। दूसरी हमारे पास, इसको फर्स्ट लाइन का नाम दे दिया है क्योंकि अभी हमें इनइक्वालिटीज पे भी काम करना होगा। सेकंड हमारे पास है x बटे 60, x पे 60 चलें और y पर भी 60 कदम चलना है, और फिर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है। ये आपके पास कुछ ऐसा जाता हुआ नजर आएगा, इस तरीके की लाइन। आप कोई भी पैमाना मानेंगे, कुछ भी बिंदु आए, आपके डायग्राम से वो एकदम सेम आना चाहिए। ये जो लाइनें हैं ये एकदम सेम आनी चाहिए। सेकंड रेखा है, और थर्ड है हमारे पास x पे 60 और y पे 30। x पे यानी ये बिंदु मिलेंगे 60,30, 60,30 यानी 60 और फिर आया 30। इसको ड्रॉ करने का अलग तरीका होगा, या ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऐसा नहीं कि 60 पे और 30 पे आ गए, बिकॉज ये अंतःखंड रूप था और ये दूसरा तरीका है। 60,30, 120,60, 30, 60, 90, 120,60 यानी ऊपर यहाँ रहेगा, और ये 0, 0 से होके गुजरेगी क्योंकि ये 0, 0 केंद्र संतुष्ट कर रहा है, इसलिए आप इसे कुछ ऐसा, ये यहाँ सारी बातें मैं आपको बता दूंगा एरो वाली भी। देखिए बेटा, जो रेखा केंद्र से होके नहीं गुजरती है, जो रेखा केंद्र से होके नहीं गुजरती, उनके लिए एक लॉजिक है कि इसको हम घर मान लेते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है उसे घर मान लेते हैं, और हम ये कहते हैं कि जब कोरोना काल चल रहा है और लोग बाहर रह रहे हैं, तो जब वहां पे उनकी सैलरी बंद हो गई यानी नुकसान होना शुरू हो गया, तो क्या होते हैं कि लोग दौड़े घर चले आ रहे हैं, कोई पैदल ही चले आ रहा है 200, 300 किलोमीटर तक। प्रवासी मजदूर अपने घर की ओर लौट रहे हैं। कब लौट रहे हैं? जब उन्हें वहां नुकसान हो रहा है, माइनस लेस में जा रहे हैं जब। लेकिन जब उन्हें पैसे की आवश्यकता थी, जब वो धनवान बनना चाह रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे? बाहर भाग रहे थे। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, धनवान होता है, तो वो बाहर की ओर भागता है, विदेश में अपने घर बनाता है, शहरों में अपने घर बनाता है, गांव को छोड़ देता है, भूल जाता है। लेकिन जब उसे नुकसान लगता है तो वही गांव के घर याद आते हैं, जो 30-30 साल तक जो लोग वहां नहीं आए वहां पहुंच जाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे लॉजिक वही है कि लेस देन का मतलब घर की ओर और ग्रेटर देन का मतलब घर से दूर। एक छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक जैसे जैसे बड़ा होता है अपने घर से दूर जाता है। जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ, पास के स्कूल गया, घर से बाहर निकला, थोड़ा और बड़ा हुआ, गांव के अच्छी स्कूल गया जो थोड़ी और दूर हो सकती थी, और थोड़ा बड़ा हुआ तो एक अपने जिले की अच्छे स्कूल में गया, फिर स्टेट लेवल के अच्छे स्कूल्स में, फिर इंडिया कंट्री लेवल में अच्छे कॉलेज में गया, और उसके बाद जब बड़ा अफसर बन गया तो उसे फॉरेन में जॉब लग गई तो वो देश ही छोड़ दिया उसने। यानी जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वैसे अपने घर से दूर होता है। तो वही ध्यान रखना है यहाँ पे कि ग्रेटर देन का मतलब घर से दूर और लेस देन का मतलब घर की तरफ। तो पहली इक्वेशन लेस देन की है यानी घर की तरफ, पहली इक्वेशन ये है। तो इसका जो एरो होगा वो होगा घर की तरफ। घर ये है, ये ध्यान से देखिएगा, ये एरो बना दिया मैंने इस पे। दूसरी इक्वेशन है जो ग्रेटर देन है यानी घर से दूर होगा, तो इस लाइन पे घर से दूर की बात आएगी तो ये एरो इस तरीके से बनेंगे। ये एरो आप देख सकते हैं, ठीक है। पहले चतुर्थांश में होंगे क्योंकि x और y दोनों ही धनात्मक है। ये शो करता है कि डायग्राम का जो क्षेत्र आएगा
जो सुसंगत क्षेत्र आएगा वो ऑलवेज बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले चतुर्थांश में ही आएगा। तीसरे की बात हम कर लेते हैं, जो कि ये घर से होकर के गुजर रहा है, घर में ही है, तो आपको देखना है कि यहाँ दुकान करें तो फायदा है या इस गली में दुकान करें तो फायदा है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, एक किसी पॉइंट को भी आप चेक कर लो। जैसे ये पॉइंट है तो इस पॉइंट की निर्देशांक है 60,0। इस 60,0 को यहाँ पे पुट करो इस इक्वेशन में। x का मान 60 रखा और y का मान 0 रखा। 60 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी कि ये क्षेत्र इसके लिए फायदेमंद है। ये क्षेत्र यानी एरो इधर आप देखोगे, अगर आप इसके दूसरी साइड का बिंदु रखोगे तो वो संतुष्ट नहीं करेगा। मैं एक बार रख के दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे ये बिंदु है जिसकी निर्देशांक है 0,60, अगर आप ये रखते हैं बेटा तो आप देखेंगे कि 0 और 60 दोनों 120 है, तो -120 कभी 0 से बड़े नहीं होते, यानी ये बिंदु इसे संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो जो लाइन केंद्र से गुजरती है उसमें चेक करने का यही तरीका है कि उसके राइट साइड और लेफ्ट, यानी कि एक साइड और दूसरे साइड के जो बिंदु उसमें से किसी एक बिंदु को पुट करके देखोगे, जो बिंदु संतुष्ट करता है क्षेत्र उधर ही होता है। अब देखिए तीनों एरो कौन से क्षेत्र में बन रहे हैं, कौन सा ऐसा क्षेत्र है, क्या यहाँ पे तीनों एरो आ रहे हैं, नहीं आ रहे, केवल 2 ही आ रहे हैं, इसका वाला इधर नहीं जा रहा है। क्या यहाँ पे तीनों आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इसका इधर चला जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि मोटा मोटी तीनों जो एरो है वो यहाँ पे आए हैं। तो ये जो क्षेत्र है इसे आप साइडेड कर दें, छायांकित बना दें, ये आपके पास सुसंगत क्षेत्र आ गया बेटा। यानी जब 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हमें इतना ही काम करना है, इसको छायांकित बना दें, और ये है परिबद्ध सुसंगत क्षेत्र। परिबद्ध सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र बेसिकली 2 टाइप का होता है। समांतर रेखाएं अगर एक दूसरे के एंटी डायरेक्शन में होती है तो वहां पे कोई सुसंगत क्षेत्र नहीं होता, उसका कोई हल नहीं होता। सुसंगत क्षेत्र और अनंत रिजल्ट के लिए अपरिबद्ध होता है, मैं अभी आपको उसका भी बात जिक्र करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल जो ये है ये परिबद्ध सुसंगत क्षेत्र है। अगर परिबद्ध सुसंगत क्षेत्र आता है तो ये 1 नंबर का काम हमने कर लिया। अब हम करते हैं उद्देश्य फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करने की प्रोसेस, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि न्यूनतम या अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें अगला काम क्या करना होता है, आगे हमें बेटा एक टेबल बनानी होती है। एक लिखते हैं यहाँ पे हम कोणीय बिंदु, क्या लिखते हैं, कोणीय बिंदु, और दूसरा पॉइंट लिखते हैं z का संगत मान, z का संगत यानी उस बिंदु पे क्या मान आएगा वो देखते हैं। ये 2 मान बेसिकली लेते हैं हम। तो कोणीय बिंदु, इसमें देखिए कितने कोणे बन रहे हैं, आप इसे मार्क कर सकते हैं A, B, C और D। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं हम। यहाँ पे आराम से आप लिख लें अगर आपको कंफ्यूजन है तो A, B, C और D। अब A बिंदु के निर्देशांक क्या है, 30 और 60, तो यह हो जाएगा 60,0 क्योंकि y पे है ही नहीं। B बिंदु के निर्देशांक क्या है, B बिंदु इसके 30, 60, 90, 120, यानी ये 120,0। C बिंदु जो है वो 2 रेखाओं का कटान बिंदु है, तो उन 2 रेखाओं को हल करके यहाँ पे ज्ञात करना है कौन सी रेखा है, पहली और तीसरी। ये तीसरी रेखा थी ना, तो पहली व तीसरी रेखा से फर्स्ट व थर्ड को हल करेंगे। इक्वलिटी वाली ले लें, इन दोनों को हल करना है बेटा। एक है हमारे पास x प्लस 2y बराबर 120 और दूसरी है x बराबर 2y, क्योंकि x माइनस 2y बराबर 0 है ना, तो x की जगह आप 2y रख सकते हैं, तो यहाँ जाएगा 4y बराबर 120 और y बराबर आ जाता है 30 यानी कि 30। y का मान जैसे ही आप यहाँ पे रखते हैं तो x बराबर मिल जाता है आपको 60, तो बिंदु मिल जाता है 60,30। 60,30। जल्दबाजी ना करें आप, केवल बहुत ही पेशेंस के साथ काम करना है। डी पॉइंट के लिए हम और काम करना चाहते हैं। डी पॉइंट हमारा ये है, ये कौन कौन से, सेकंड और फोर्थ से, ये है सेकंड व फोर्थ से। दूसरा और चौथा बिंदु, चौथी लाइन है, तो दूसरी सेकंड और फोर्थ नहीं, सॉरी सेकंड और थर्ड है। ये जो बिंदु है उसमें एक तो थर्ड आ रहा है और एक सेकंड आ रही है, तो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 60, x प्लस वाई बराबर 60, और थर्ड है x बराबर 2y। सही है, ये थर्ड है इनइक्वालिटी। यहाँ पर आप जब पुट कर देंगे तो आ जाएगा 2y और y आ जाएगा 3y बराबर 60, तो y बराबर आ जाता है 20। अब इस y के मान को यहाँ पे पुट करेंगे तो x बराबर आ जाएगा बेटा 40, तो ये बिंदु मिल जाता है 40,20। हम 4 नंबर का टॉपिक सामूहिक तौर से तैयार कर रहे हैं। 1 नंबर में सिर्फ सुसंगत क्षेत्र आया और 3 नंबर में जब आएगा तो इसके आगे ये काम और करना होगा। अब देखिएगा इसके संगत मान क्या क्या आते हैं। अभी देखिए बेटा, 60,0 को जब z के मान में रखेंगे, z का मान है क्या एक्चुअल में, z बराबर 5x प्लस 10y, z बराबर है 5x
प्लस 10y। यहाँ पे जब आप रखेंगे तो 5 छके 30, 300 मान आया। 120 से किया तो 12 पंचे 60, 600 आया। 60 से किया तो 6 पंचे 30, 300, 6 पंचे 30 और 60,30 है ना, और 30 से किया तो 30 गुणा 30, यानी कि दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये 600, 30 गुणा 10 है। 40 से किया तो 4 पंचे 200 आया, और 20 से करेंगे तो 20 से किया तो 200। ध्यान से देखिएगा, 40 से किया 40,20 आ रहा है ना आपके पास, 40,20, हाँ ठीक एकदम सही है, इसको संतुष्ट कर रहा है। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 60,30 को कर रहा है, सही है एकदम, क्रॉस चेकिंग भी हो जाए, बराबर आ गया हमारे पास 400। देखिए बेटा यहाँ पे जो हमें दोनों मान निकालने, एक तो न्यूनतम मान और एक अधिकतम मान। तो आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे छोटा मान कौन सा है, वो है 300। तो इसका जो न्यूनतम मान है, न्यूनतम मान वो क्या मिल गया आपको, 300। लेकिन सबसे बड़ा मान क्या है, सबसे बड़ा मान है वो है 600। लेकिन 600 कितने बिंदु पे, अगर 300 की बात करूं वो तो 60,0 पे है, यानी 60,0 पर, ए बिंदु पर। लेकिन अगर मैं बात करता हूं सबसे अधिकतम की, अगर मैं सबसे अधिकतम की बात करता हूं तो वो मान कहां पे आएगा, वो देखिए 2 बिंदुओं पे आ रहा है, देख रहे हैं आप, 2 बिंदुओं पे आ रहा है थोड़ा सा। तो यहां पे हमारे पास जो मान आ रहा है वो आ रहा है 2 बिंदुओं पे। तो 2 बिंदुओं की बात करें तो देखिएगा 600 आ रहा है, यानी कि बी और सी पे अगर किन्हीं 2 बिंदुओं पे कोई मान अधिकतम आता है तो हम वहां पे उसे उस पूरे रेखाखंड पे कहते हैं, हम कहते हैं रेखाखंड BC पर अधिकतम मान क्या होगा, 600 होगा। ये हो जाता है बेटा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। लेकिन अगर यहां पर ये मान, ये तो था कब, जब परिबद्ध सुसंगत क्षेत्र था। अगर परिबद्ध सुसंगत क्षेत्र की जगह बेटा अपरिबद्ध सुसंगत क्षेत्र हो जाता, मैं आपको एक एग्जांपल नहीं लूंगा, सिर्फ एक डायग्राम से समझाऊंगा। ये तो आपका पूरा कंप्लीट हो गया जो 3 नंबर का था। लेकिन मैं अब आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि अपरिबद्ध के लिए क्या करेंगे आप, वो देख लेते हैं। अपरिबद्ध क्षेत्र कैसा होगा, किस तरह का डायग्राम दिखेगा, सारी बातें आप पहले से जानते हैं, पहले से सीखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपके सामने जिक्र करूं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई डायग्राम कुछ ऐसा बन जाए, सुसंगत क्षेत्र है, उसमें एक लाइन ऐसी जाए और एक लाइन ऐसी जाए, और दोनों ही घर से दूर है, यानी दोनों ही ग्रेटर हो गए, बड़े हो गए। बड़े होने का मतलब इसका भी एरो इधर और इसका भी एरो इधर, दोनों का एरो इधर होने के कारण क्षेत्र कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है, जो कि अपरिबद्ध है, क्योंकि अब इसमें देखिए कितनी भी दूर आप ले जा सकते हैं। तो ऐसे क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं, सुसंगत, लेकिन कौन से टाइप का, अपरिबद्ध। अगर बेटा अपरिबद्ध सुसंगत क्षेत्र होता है तो ऐसी स्थिति में इसके अधिकतम या न्यूनतम मान जो आते हैं वो जरूरी नहीं कि वो फिक्स उसका अधिकतम या न्यूनतम ही है। उस स्थिति में ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो अधिकतम या न्यूनतम मान है वो उसका कंफर्म है, तो वहां पे संभावित मान आते हैं। अपरिबद्ध के केस में संभावित अधिकतम या न्यूनतम मान पाया जाता है। हम उस मान के आगे लिखते हैं कि संभावित अधिकतम मान। तो उसकी कंफर्मेशन के लिए क्या काम करना होता है, जैसे सपोज कीजिए कि z बराबर हमारे पास 10x प्लस 5y, इसके लिए अधिकतम मान 300 प्राप्त हो गया, जो कि संभावित है, यानी कि इस केस में। तो हम यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि हम मानते हैं कि माना z का अधिकतम मान 300 नहीं है। हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि इसका अधिकतम मान 300 नहीं है, और अगर इसे नहीं कहते हैं तो हम कहते हैं कि z इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 300, यानी z का मान इससे भी बड़ा हो सकता है। अधिकतम का मान सबसे बड़ा, अधिकतम का मतलब सबसे बड़ा, तो यहाँ हम ये कहते हैं कि z इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 300। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 10x प्लस 5y इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 300। इस लाइन को ड्रॉ करते हैं हम वापस, जैसे इस पे अगर यहाँ लेके आते हैं तो यहाँ क्या आएगा, x बटा 30 और y बटे 300 का भाग दोगे तो भाई देख लो 60 आ रहा है शायद, इज ग्रेटर देन, या हम चलो एक बार a के ले लेते हैं,
अब 30 और 60, तो हमने कहा ये x पे 30 है और y पे 60 गए, ये मान लीजिए ये पॉइंट आ गया, ये लाइन कुछ ऐसे निकल गई। अब भाई देखना, अगर यहाँ पे ग्रेटर है इसका मतलब ये भी घर से दूर होगा, और जैसे ये घर से दूर होगा तो ये इस क्षेत्र के अंदर चला जाएगा, क्योंकि इसका क्षेत्र केवल इतनी दूरी नहीं है, अनंत सीमा तक है। तो जब ये इसके अंदर चला जाएगा यानी कि ये जो लाइन है ये इसके साथ मिक्स हो रही है, ऐसी स्थिति में हमारा मानना सही हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमने जो माना है यानी कि इसका ये अधिकतम मान नहीं है, ये बात की पुष्टि होती है, और जो हमने संभावित निकाला था वो संभावना खत्म हो जाती है वहां। लेकिन अगर यहां पर इसका मान ग्रेटर की जगह लेस होता, यानी कि सवाल न्यूनतम मान का होता, सवाल न्यूनतम मान का होता, तो एरो किधर आता, इधर आता, और अगर ये एरो इधर आता और इस क्षेत्र का, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र का इस क्षेत्र से कोई सारोकार नहीं होता, तो हम कहते कि हमारी परिकल्पना गलत है और इसका z का जो मान संभावित आया है वही कंफर्म मान आया है, वही कंफर्म न्यूनतम मान है। तो ये पूरी प्रोसेस जरूर इसको आपको एक्स्ट्रा में ध्यान में रखना है, और आपकी किताब में दिया भी है, आपके टीचर्स ने आपको ऑफलाइन क्लासेस में बताया भी होगा। तो चलिए हम देखते हैं अगले नेक्स्ट 41 टाइप पे। आपका इंतजार भी खत्म हुआ, प्रायिकता की बहुत देर से आस लगाए बैठे थे बहुत सारे विद्यार्थी कि सर प्रायिकता कब पढ़ाने वाले हो, प्रायिकता में बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो आज कंफ्यूजन दूर होने का समय आ गया भाई, और चंद लम्हे बाकी हैं आपके एग्जाम के, तो धड़कनें तेज नहीं होनी चाहिए, धड़कनों को रोक के रखिए, और एग्जाम की प्रिपरेशन शानदार है आपकी, मुझे पूरा विश्वास है और आपको भी होगा। तो उसी विश्वास के साथ तैयारी को जारी रखें। मेरा जितना आप फ़ायदा ले सकते हैं, जितना लाभ आपको मिल सकता है उतना लें। मेरे वीडियोस को एक बार दो बार अगर आपको समझ में आते हैं तो पुनरावृत्ति करके देख सकते हैं, और ज़्यादा समय आपका जाया नहीं करूँगा मैं। बस शॉर्ट में 5 टाइप आपके पास और बचे हैं जो कि प्रायिकता से है। अगला हमारे पास चैप्टर नंबर 16 प्रायिकता। यहाँ से भी केवल 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं बॉस, 1 + 6, ओनली 2 क्वेश्चंस, लेकिन 5 टाइप्स में है पूरी प्रायिकता। तो मैं कोई भी चीज़ पे रिस्क नहीं ले रहा हूँ, हालांकि मुझे पता है कि मैं अगर 2 बता दूँ तो उनमें से भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन किसी भी मामले का पे रिस्क नहीं लेना है। आपको 1 नंबर के लिए भी 2 टाइप बताए जाएंगे, और 2 नंबर और 6 नंबर के लिए 3 टाइप बताए जाएंगे। तो 1 नंबर का जो टाइप है जिसे हमने नंबर 41 किया, पहला टाइप है सह-प्रतिबंध प्रायिकता। सह-प्रतिबंध प्रायिकता पहला टाइप क्या है हमारा, सह-प्रतिबंध प्रायिकता से है। सह-प्रतिबंध प्रायिकता की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या रहेगी वो देखिएगा। सह-प्रतिबंध प्रायिकता में हमारे पास PA/B, मतलब क्या है इसका, यानी कि अगर आपको कोई स्पेशल कंडीशन दी जाए, सह-प्रतिबंध का मतलब है अगर आपको स्पेशल कंडीशन दे दी जाए, एक प्रतिबंध दे दिया जाए, ये कह दिया जाए ये होने पर ये होगा, मेरे घर से निकलने के बाद आप पढ़ाई नहीं करोगे, मेरे लेक्चर सुनने के बाद आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। कंडीशन लग गई कि मेरा लेक्चर अगर आपने देख लिया तो आपको शतक लगा सकते हो। तो शतक लगाने की प्रायिकता किस पे डिपेंड कर रही है, मेरे लेक्चर देने पे डिपेंड कर रही है कि मेरे लेक्चर देने की क्या प्रायिकता है। तो वहां पर एक हमारे पास ज्ञात घटना का केस आ जाता है। तो यहाँ पर हम जब ये केस आता है, यहाँ पर ये ज्ञात घटना होती है, ये घटना पहले से होती है, इस घटना पर डिपेंड करती है ऊपर वाली घटना। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास PA/B, यानी A और B दोनों, मैं लेक्चर भी दूं और आपके नंबर भी अच्छे आए, मैं लेक्चर भी दूं, मेरा लेक्चर सुनो भी और आपके नंबर भी अच्छे आए, बटे मेरा लेक्चर देना। अगर हमारे पास A/B का है तो ये फॉर्मेट आपके काम आने वाला है। ये 1 नंबर का सूत्र है जो आपको टीचर्स ने बताया होगा। इस पे संबंधित क्वेश्चन कौन सा आने वाला है वो देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन हमारे पास है 41 नंबर का जो टाइप है उसमें क्वेश्चन है वो देखिएगा। सह-प्रतिबंध प्रायिकता के मामले में 2PA बराबर PB और बराबर है 5/13। 2PA और बराबर PB बराबर 5/13। तो आपसे कह रहा है कि PA/B, इससे संबंधित 1 नंबर का जो क्वेश्चन आ रहा है उस टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और हो तो PA/B ज्ञात करना है, ये प्रश्न है भाई। चलिए सबसे पहले यूनियन B चाहिए, तो A/B के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें 11th क्लास का फॉर्मूला है
पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो उसके लिए इंटरसेक्शन का ज्ञात होना, और अगर हम सह प्रतिबंध प्रायिकता पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसका फॉर्मूला होगा सर ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, अभी अभी ऊपर साइड में लिखा हुआ भी है। तो पी बी तो हमारे पास है या नहीं है? ए इंटरसेक्शन बी नहीं है। अगर नहीं है तो क्या किया जाए, यहां से ए इंटरसेक्शन बी अभी निकाल लेते हैं। देखो इसका मान हम रख देते हैं 2/5 बराबर ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी बी का मान है 5/13। इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 2/5 गुणा 5/13 बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी। 5 से 5 कट हो गया, ये आ गया 2/13 बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी आता है। कोई फोन कॉल परेशान कर रहा है, थोड़ा सा परेशान तो क्या कर रहा है, किसी काम से ही आ रहा है, लेकिन देखते हैं। तो यहाँ पे 2/13 पी ए इंटरसेक्शन बी है। अब यहाँ पे देखेंगे पी ए यूनियन बी बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जो हमें चाहिए उसके लिए काम कर रहा है। अब पी ए का मान तो एज इट इज है 5/13, पी बी का मान देखिए, सॉरी पी ए का जो मान है वो 5/13 नहीं बेटा, पी बी का मान है 5/13। तो पी ए का जो मान है वो 2 जो गुणा में है वो भाग में आएगा, तो पी ए बराबर हो जाएगा 5/26 प्लस पी बी का मान है 5/13 माइनस ए इंटरसेक्शन बी का है 2/13। तो यहां से हमारे पास आ जाता है 26, ये हो जाता है 5 और 2 से गुणा करोगे तो 10 माइनस 4, तो 15 में से 4 गया 11/26। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो कि सह प्रतिबंध प्रायिकता के फॉर्मूले का यूज करते हुए निकालना होगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये 41 टाइप हमने 41 टाइप देखा। 42 टाइप है वो है स्वतंत्र घटना का, तो उसको भी मैं कंटिन्यू करूंगा। जस्ट ए सेकेंड, आपका कंटिन्यू रहेगा लेक्चर। हाँ तो विद्यार्थियों हम बात कर रहे थे 41वां टाइप हमने पढ़ लिया है। 1 नंबर का क्वेश्चन है वो 2 स्थान से आ रहा है, एक सह प्रतिबंध प्रायिकता से और एक स्वतंत्र घटना से। तो मैं टाइप नंबर 42 आपको बताने जा रहा हूँ, टाइप 42, जिसमें स्वतंत्र घटना की बात करेंगे हम कि स्वतंत्र घटना से संबंधित अगर कोई सवाल आता है तो वो किस प्रकार से सॉल्व होगा। नो डाउट 11th और 12th, यानी जो 11th पास आउट है और जो 12th में इस 18 जून को बैठने वाले एग्जाम में, दोनों को ये टॉपिक आसानी से समझ में आ रहा है, कोई विशेष परेशानी नहीं हो रही है। बाकी 11th वालों के लिए भी पूरा समय है, लेकिन 12th के लिए अंतिम कुछ लम्हे कुछ घंटे बचे हैं, तो आप बढ़िया तरीके से तैयारी करें। स्वतंत्र घटना क्या होती है? स्वतंत्र घटना वो है जिसमें अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा था कि अभी हम जान लें कि किसी भी दूसरी घटना के घटित होने की अगर पहली घटना पे कोई प्रभाव ना पड़े। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि A अपॉन बी, इसमें क्या होता है कि B का इफेक्ट पड़ता है A पर। B घटना जो ज्ञात घटना होती है उसका इफेक्ट पड़ता है A पर। अगर A अपॉन बी PA हो जाए, यानी कि B का कोई इफेक्ट ना पड़े, तो ऐसी घटना स्वतंत्र घटना कहलाती है। जब किसी के प्रतिबंध का कोई फर्क नहीं पड़ता तो वह स्वतंत्र घटना होती है। ऐसे केस में स्वतंत्र घटना के लिए क्या फॉर्मूला निकल के आता है वो देखते हैं। हमने सह प्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला पढ़ा था A इंटरसेक्शन B अपॉन PB, लेकिन जब B का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता स्वतंत्र होने के केस में, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? PA लिख सकते हैं। दिया जाता है PA बराबर PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, और ये PB इधर आ जाता है बेटा, तो ये हो जाता है PA इंटू PB। PA इंटू PB बराबर PA इंटरसेक्शन B। ये विशेष बात है स्वतंत्र घटना की कि उनके जो इंटरसेक्शन की प्रायिकता होती है वो दोनों प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होती है। इससे मिलता जुलता एक नाम है अपवर्ती घटना। कई बच्चों में ये कंफ्यूजन रहता है, अपवर्ती घटना। अपवर्ती घटना वो घटना होती है जो एक दूसरे का विरोध करती है, जिनमें उभयनिष्ठ कुछ नहीं होता। स्वतंत्र घटना में दोनों का गुणनफल उसके इंटरसेक्शन के बराबर होता है। अपवर्ती घटना में उनका गुणनफल इंटरसेक्शन के बराबर ना होके क्या होता है कि PA इंटरसेक्शन B बराबर क्या होता है? शून्य होता है। वहां पे उनका इंटरसेक्शन क्या होता है? शून्य होता है। इस स्थिति में हम ये भी कहते हैं A यूनियन B बराबर PA प्लस PB, बिकॉज हम जानते हैं
कि इससे इंटरसेक्शन आगे घटता है, जो घट रहा है वो शून्य हो गया। तो ये जो अपने पास फॉर्मूला बनता है ये दोनों अपवर्ती घटना के केस में है, लेकिन स्वतंत्र घटना के केस में ये फॉर्मूला आपके लिए सारोकार रहेगा और इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखता हूं मैं आपके सामने साझा करता हूं एक क्वेश्चन। कह रहा है स्वतंत्र घटना से संबंधित जो प्रश्न है, कह रहा है यदि PA बराबर 0.4 है, PB बराबर P है एंड PA यूनियन B, A यूनियन B बराबर है बेटा, A यूनियन B बराबर आपको 0.6 दिया गया है। तो आपसे कह रहा है कि A और B स्वतंत्र घटना है, A व B स्वतंत्र है, तो इस केस में P का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न ये है कि P का क्या मान होगा। तो हमने कहा कि अगर स्वतंत्र है तो ये कंडीशन लगनी चाहिए, यानी कि PA इंटरसेक्शन B बराबर क्या होना चाहिए, PA इंटू PB, PA इंटू PB। तो हम क्या लिख सकते हैं, PA का मान हमारे पास क्या है 0.4, PB का है ये, तो ये जगह 0.4 इंटू P बराबर PA इंटरसेक्शन B। अब अगर हम यूनियन की बात कर लेते हैं तो यूनियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PA यूनियन B बराबर आ जाएगा PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। सही है। तो यह आ जाता है बेटा PA का मान है वो है 0.4, PB का मान है वो है P, और जो इंटरसेक्शन है इसका मान है, इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें तो 0.4, यह जगह 0.4 इंटू P। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आएगा 0.4 प्लस P वाले टर्म एक में से पॉइंट गया तो 0.6 P आ गया, और यूनियन का मान अगर हम देखते हैं तो यूनियन के केस में हमारे पास है 0.6, यह जाता है 0.6, इससे इसको घटाया तो आ जाता है 0.2 बराबर आ गया 0.6 इंटू P। तो P बराबर हमारे पास एट लास्ट जो रिजल्ट है वो क्या आता है, P बराबर आता है 0.2 अपॉन 0.6। तो यहाँ से बेटा 0 से 0 पॉइंट से पॉइंट गया, यह जाता है 1/3 या 0.33 कह सकते हैं अगर आप पॉइंट के केस में से स्टडी करना चाहते हैं। तो ये कैलकुलेशन पूरा लगेगा, ये 11th क्लास का फॉर्मूला, ये आपके पास यहाँ से आपने इंटरसेक्शन निकाल लिया था और ये पूरा कैलकुलेट करके, तो ये 42 नंबर टाइप आपका इसके साथ पूरा होता है। तो अगला टाइप लेते हैं हम, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 3 टाइप हैं, कौन कौन से हैं वो साझा करूंगा मैं आपके साथ, देखिएगा। 43 टाइप बेस प्रमेय, 44 है वो बर्नौली प्रमेय, और 45 है वो है बारंबारता बंटन या माध्य विचलन से संबंधित, प्रसरण से संबंधित पूरी प्रायिकता इसके साथ समावेशित हो जाएगी। तो टाइप नंबर 43 की बात करें जो कि लॉन्ग क्वेश्चन का दावेदार है, एक प्रश्न आएगा, हो सकता है कि अथवा में रहे 2 प्रश्न, लेकिन रहेगा लॉन्ग में ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेस प्रमेय से संबंधित, बेस प्रमेय से संबंधित प्रश्न यहां पे रहेगा। बेस प्रमेय से पहले आपने प्रायिकता गुणन प्रमेय पढ़ी होगी। एक घटना के घटित होने के लिए अगर बहुत सारे दावेदार मिलके, बहुत सारे लोग मिलके अगर एक घटना को अंजाम देते हैं तो उन टोटल की प्रायिकताओं के साथ में जब उसका रिजल्ट निकाला जाता है तो उसे संयुक्त प्रायिकता प्रमेय कहते हैं। जैसे हमने कहा कि आपका राजस्थान टॉप करना, आपके राजस्थान टॉप करने में किसकी किसकी भूमिका हो सकती है, आपके स्व अध्याय करके राजस्थान टॉप करना, आपके द्वारा एक अच्छे विद्यालय में पढ़ के राजस्थान टॉप करना, आपके द्वारा एक अच्छे टीचर से पर्सनल गाइडेंस लेकर के टॉप करना, इस तरह के कई कारक है वो आपके राजस्थान टॉप करने में सहायक हो सकते हैं। तो इनमें जब प्रायिकताएं, जब आपके राजस्थान टॉप करने की प्रायिकता आएगी तो उस स्थिति में आएगा कि स्व अध्याय करने की प्रायिकता, जैसे हमने कहा राजस्थान टॉप करने को हमने मान लिया कि ए घटना है, तो इसमें आएगा कि स्व अध्याय करना, स्व अध्याय करने को E1 घटना दे दी, और स्व अध्याय करते हुए राजस्थान टॉप करना, या के लिए प्लस का चिन्ह, आपके द्वारा अच्छे विद्यालय में पढ़ना, अच्छे विद्यालय में पढ़ने की प्रायिकता, और अच्छे विद्यालय में पढ़ते हुए राजस्थान टॉप करना, या आपके द्वारा एक अच्छे टीचर से पर्सनल गाइडेंस लेना, अच्छा वीडियो लेक्चर देखना, और उसके बाद उस टीचर की सहायता से आपके राजस्थान टॉप करना। इस तरह के जितने भी घटक हैं, इन सब की जो प्रायिकता होती है उसे हम गुणन प्रायिकता, ये प्रायिकता का गुणन नियम कहलाता है, और इस पूरे को केवल प्रायिकता का गुणन कहते हैं। लेकिन हम कर रहे हैं बेस प्रमेय की,
जब बेस प्रमेय की बात करते हैं, ये मैंने इससे पहले की बैकग्राउंड थ्योरी बताई, जब बेस प्रमेय की बात करते हैं तो इनमें से किसी एक कारक को आप लेते हैं। जैसे आपने कहा अच्छा विद्यालय, साइंस एरा, आपने कहा कि साइंस एरा में एडमिशन लेना है, अच्छा विद्यालय का चयन करना है और इस विद्यालय का चयन करते हुए आपको राजस्थान में टॉप करना है। तो ऐसी स्थिति में अच्छे विद्यालय के चयन करने की या साइंस एरा में पढ़ के ही राजस्थान टॉप करने की जब बात आती है, तब आप क्या करते हैं? तब आप बेस प्रमेय का अप्लाई करते हैं। इस स्थिति में हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बनता है कि राजस्थान तो टॉप करना ही है, ये तो ज्ञात करना है, लेकिन आपके साइंस एरा में पढ़ते हुए राजस्थान टॉप करने की क्या प्रायिकता होगी? तो आप यहाँ पे ऊपर अनुकूल परिणाम लेते हैं, साइंस एरा में पढ़ना और साइंस एरा में पढ़ते हुए राजस्थान टॉप करना। ध्यान रखना, ये लॉजिक पूरा चल रहा है। बटे नीचे 3 कंडीशन, स्वाध्याय, राजस्थान टॉप स्वाध्याय से, या साइंस एरा अच्छा विद्यालय और साइंस एरा में एडमिशन के पश्चात राजस्थान टॉप किया। तीसरा आपने कहा पर्सनल गाइडेंस लेते हुए राजस्थान टॉप करना। ये पूरी बात आ जाती है। बेस प्रमेय ये होती है। बेस प्रमेय क्या कहता है? जब बहुत सारे घटकों में से किसी एक घटक की विशेष जिम्मेदारी ले ली जाती है, किसी घटना की घटने की अगर कोई एक घटक जिम्मेदारी ले लेता है, ऐसे सारे सवाल किसके अंतर्गत आते हैं? बेस प्रमेय के अंतर्गत आते हैं। और वहां पर ये फॉर्मूला अप्लाइड होता है, जहां पर ये पूरा जो है ये टोटली प्रायिकता का गुणन नियम कह सकते हैं या संयुक्त प्रायिकता यहाँ पे लगती है, और ये अनुकूल परिणाम। तो ऐसा एक सवाल देखते हैं हम, इस फॉर्मूले पे बेस्ड कैसे होगा, किस तरीके से हम काम करेंगे वो देखते हैं बेटा। आप पढ़ रहे हैं अपने साइंस एरा के डिजिटल क्लासरूम से राजेश पारिक के साथ मैथमेटिक्स का लेक्चर, और आज हम अंतिम क्षणों में चल रहे हैं अपने तैयारी के। तो बेस प्रमेय से रिलेटिव एक सवाल लेता हूं, मैं क्वेश्चन लेता हूं। ये कह रहा है कि एक बोल्ट बनाने के कारखाने, या मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ये किताब में लिखा हुआ प्रश्न है, मैं ज्यादा इस पे लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। देखिए जैसे किताब से पढ़ के आपको टीचर्स करवाते हैं। एक बोल्ट बनाने के कारखाने में मशीनें ए बी सी कुल उत्पादन का क्रमशः 25%, 35% और 40% बोल्ट बनाती है। यानी कि ए की प्रायिकता क्या है? 25%, बी की प्रायिकता क्या है? 35%, और सी की प्रायिकता क्या है बेटा? सी के बोल्ट बनाने की प्रायिकता है वो है 40% उत्पादन हो रहा है। अब आपसे कह रहा है कि इन मशीनों के उत्पादन का क्रमशः 5, 4 और 3% त्रुटिपूर्ण है। हमने कहा कि ए के द्वारा बोल्ट बना और वो त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो उसको हम मान लीजिए ए घटना देते, हालांकि इसे E1, E2 और E3 लेते तो वहां पे ए आ जाता, और वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें, ठीक है। हमने कहा कि ए के द्वारा बोल्ट बना और वो त्रुटिपूर्ण एरर युक्त पाया गया, उसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 5%। बी के द्वारा बोल्ट बना और वो त्रुटिपूर्ण पाया गया, याद रखना है बी का, और वो है 4%, और सी के द्वारा बोल्ट बना और वो भी त्रुटिपूर्ण पाया गया, इसकी है 2%। ये पूरा सवाल हमने नोट लिया, शॉर्ट में नोट करें, शॉर्टेस्ट जरूर करना सीख लें। गणित को अगर सीखना है तो प्रश्न को गणित की भाषा में लिखना जरूर सीखें, हिंदी भाषा में मत छापें। आगे क्या कह रहा है कि बोल्टों के कुल उत्पादन में से एक बोल्ट यादृच्छा निकाला जाता है और वह त्रुटिपूर्ण पाया जाता है। ज्ञात घटना है त्रुटिपूर्ण पाया जाना, त्रुटिपूर्ण पाया जाना। आगे क्या कह रहा है? इसकी क्या प्रायिकता है कि बोल्ट मशीन बी द्वारा होगा? इसकी क्या प्रायिकता है कि बोल्ट मशीन बी के द्वारा बना होगा जो त्रुटिपूर्ण, यानी कि बी की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो ऊपर कौन रहेगा भाई? बी वाला पार्ट रहेगा, बस कुछ नहीं, अब तो कुछ बचा ही नहीं। बटे नीचे कौन रहेंगे? सारे रहेंगे, क्योंकि सभी बोल्ट बनाने का काम करते हैं और सभी में त्रुटिपूर्ण बोल्ट भी पाए जाते हैं। बस अगर आपने व्यवस्थित को गणित में कन्वर्ट करना सीख लिया तो प्रायिकता वाले नंबर तो फ्री में आ रहे हैं, समझ लीजिए। प्रायिकता के नंबर आपको गिफ्ट स्वरूप मिल रहे हैं, पीबी, क्योंकि इसी की तो प्रायिकता पूछ रहा था। 35/100, 35/100 गुणा बी, यही तो है केस, 4/100। नीचे बेटा सारे हैं 25/100 के साथ 5/100, 25/100 गुणा 5/100 प्लस 35/100 गुणा 4/100, 35/100 गुणा 4/100 प्लस
40/100 गुणा 2/100, 40/100 गुणा 2/100। देखिएगा बेटा ये 100 वाला सारा काम खत्म हो जाता है, क्योंकि तो एलसीएम लेकर के एक ही बार बनता है ना पूरा। तो 35 चौके कितना होता है, 35 दूनी 70, 140 बटे 25 बचे 125, 35 140 और 40 दूनी 80। बहुत सही चल रहे हैं आप, बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं आप। 140 बटे यह आ जाता है 5, 14 8 22, 14 6 20, 22 22 और 2 24, 10 34। ये आपके पास आ जाती है बोल्ट बी, बोल्ट के द्वारा त्रुटिपूर्ण बोल्ट बी फैक्टर के द्वारा बनने की। आप अगर इसे सरलतम रूप करना चाहते हैं तो 5 दूनी 10, 5 अटे 40, 5 से काटे 5 छके 30, 5 9 45, तो ये 28/69 आपका रिजल्ट आ जाता है। अगर मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो मेरा रिजल्ट सही आना चाहिए, है तो कोई बात नहीं, आप सुधार लेंगे। आप सभी अच्छे पढ़ रहे हैं। मेरा काम था आपको अच्छा लॉजिक, सही लॉजिक देना और आपके बेस प्रमेय के कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में रिमाइंड करवाना। तो चले देखते हैं 44th नंबर टाइप क्या है वो देखते हैं। ये जरूर बना लें, वो आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ बार डाटा मिस होते हैं तो वो डाटा को फिल करना वो आपका काम होता है। विकल्पी प्रश्न वाले सवाल हैं या आपके पास एक सवाल वो हॉस्पिटल से संबंधित जो सवाल है उन सवालों में डाटास को सेट करना जरूरी है आपका। अगला हमारे पास है 44 नंबर टाइप। देखिएगा क्या कहना चाह रहा है। 44 नंबर टाइप है प्रायिकता बंटन। प्रायिकता बंटन, माध्य, प्रसरण या मानक विचलन। देखिएगा प्रोसेस सबको पता है। प्रायिकता बंटन में क्या होता है, याद एक्स के रिस्पेक्ट में उसकी प्रायिकता, यही प्रायिकता बंटन। यादृच्छिक चर पता है ना, अटरैंडम के एक्स का मान 1 2 3 4 लिया और उसके संगत प्रायिकता निकालने, सभी को पता है। जितने 12th जो पास आउट हो रहे हैं, जो एग्जाम के अंतिम क्षणों में है, उनको बहुत अच्छे से पता है। और जिनको जो नहीं है, जो 1 साल है, उनको मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है। ये यहाँ पर कैपिटल एक्स के मान फिल करने हैं और उसके संगत प्रायिकता बढ़नी है। फिर माध्य के लिए क्या करना है, आपको इन दोनों टेबल में x इंटू पी एक्स डाटा फुल करने हैं, पूरे फुल करके इसका ये तो होता है px कह सकते हैं या pi बोल सकते हैं सीधा। ये px ऐसे चलता है शॉर्ट में। तो यानी कि इन सभी के गुणन, चर और उसकी प्रायिकता का गुणा का जो योग होता है वो माध्य कहलाता है, इसे निरूपित किया जाता है। लेकिन जब प्रसरण की बात आती है तो होता है e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ex का। अगर हम प्रसरण की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर, यानी कि पदों का स्क्वायर करना है। एक टेबल पहले स्क्वायर के बाद यहां पर एक ये प्राप्त किया जाता है और माइनस इसका होल स्क्वायर किया जाता है। सभी को पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और जब मान तो ये जो प्रसरण आ जाता है, इसका जो रिजल्ट आता है उसको जब वर्गमूल के अंदर लिख देते हैं, इसको अगर वर्गमूल के अंदर लिख देते हैं विचलन प्राप्त हो जाता है। तो मैं एक क्वेश्चन लेकर के आपको ये पूरी कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस तरीके से हम प्रायिकता के इस फेज का सामना करेंगे। प्रायिकता कभी भी लाइफ में अगर गणित सीखनी है तो मेथड सीख लीजिए। मेरे सर का कहना था कि मेथड्स पढ़ना सीखो। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि मेरे फेवरेट सर रहे हैं मिस्टर RL सिंह, मिस्टर RK दीक्षित सर, बहुत ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे अच्छे समय में, जब मेरा एक टाइम था कि मार्ग से विचलित भी हो सकता था, उस समय पर उन्होंने मुझे एक अच्छी लाइन दिखाई और आज आपके बीच में खड़ा किया। तो इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं, मैं उनका कृतज्ञ रहूंगा, हमेशा ऋणी रहूंगा। तो आगे चलते हैं हम। प्रायिकता बंटन की बात अगर हम करते हैं तो हमने कहा कि एक क्वेश्चन धन पूर्णांकों, प्रथम 6 धन पूर्णांकों में से 2 संख्याएं
माना x बड़ी संख्याओं को व्यक्त करता है, तो अभी बेस प्रमेय, ये प्रायिकता बंटन और लास्ट एक बर्नौली प्रमेय आएगी, वो तीनों लौंग के दावेदार है। लौंग मतलब लौंग इलायची वाला नहीं, लौंग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात कर रही है। तो यहां पे कह रहे हैं धन पूर्णांकों में से पॉजिटिव क्या होंगे? 0 से शुरू करें सर, 1 से शुरू करो, देखो ऐसे दो संख्याएं यादृच्छा चुनी जाती, एक जो है लेके 6 तक में कहीं से बड़ा नहीं हो सकता, तो किससे बड़ा होगा? 4 ये वहां लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। अब इनकी प्रायिकता आएंगे आपके कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि अनुकूल जो कुल परिणाम है वो है 15, लेकिन 2 कितनों से बड़ा है? 2 सिर्फ 1 से बड़ा है। 15 में से जो 2 बड़ा आ रहा है वो सिर्फ 1 क्रमिक युग्म में दे रहा है, केवल सिंगल 1 से बड़ा है। लेकिन 15 में से जब 3 की बारी आती है तो 2 से बड़ा है, 4 की बारी आती है तो 3 से बड़ा है, 15 में से 5 है वो 4 से बड़ा है, और भाई साहब 15 में से 6 है वो 5 ऐसे जहां से बड़ा है। यानी ये आ जाता है px, ये क्या आ जाता है? px। ये बैकग्राउंड थ्योरी है, यहां से यहां टेबल आएगी, ये आपको कैलकुलेशन या देखना समझ आपकी होनी चाहिए, ये समझ का मैटर है, इसको इस टेबल में हिस्सा लेने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है, हम बात करना चाहते हैं प्रसरण की, और हमने कहा था प्रसरण से पहले माध्य आना चाहिए, तो इसके लिए लेते हैं x इंटू पी एक्स, संगत से गुणा कराएंगे तो यह जाएगा बेटा 2/15, इससे करेंगे 6/15, 6/15 करेंगे, 4 से करेंगे तो यह जाएगा 12/15, फिर 4 पंचे 20/15, फिर हम देखेंगे 6 से करेंगे तो 30/15। इन सभी को जोड़ देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था Ex बराबर क्या होता है? समेशन ऑफ xi pi। इन सभी को जब जोड़ते हैं तो बटे में तो 15 रहेगा एलसीएम में, 30 8 20 50 62 6 68 2 70, 70 बेटे कैसे हुआ? गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं होती, लेकिन माध्य 1 से बड़ा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है मुझे। प्रायिकता किसी की भी 1 से बड़ी नहीं होती भाई, तो मुझे थोड़ा डर लगने लगा। 30 2 50 60 62 6 68 2 70/15 है वो इसका माध्य आ जाता है। ठीक है, अब हमें प्रसरण की ओर जाना है, Ex का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले E ऑफ x आउट कर लेते हैं, तो यहां ले लेते हैं एक्स स्क्वायर का टेबल। देखिए एक्स स्क्वायर का मतलब है इन, तो 2 का 4 25 और 6 का 36, और इसको px के साथ गुणा कराएं, px के साथ गुणा,
किसके साथ गुणा होगा? तो 4, 9 से 9 दूनी 18/15, 16 तिया 48/15, 25 चौके 100/15, 36 पंचे 6 पंचे 30 और 5 से 15 3 18, 180/15। जब आप इनको सबको जोड़ देते हैं, क्योंकि हम फिर माध्य निकाल रहे हैं ना, तो इसके लिए देखेंगे 328, 328, 336, 346, 346 और 4 300। मुझे तो ठीक ही लग रहा है, कहीं गड़बड़ हो जाए तो बता देना। की बात करते तो आपने पहले ही फॉर्मूला सजा रखा है, आपने कहा E/15 करो सर। लो भाई कर तो दिया, इससे करो भाई, कितना आएगा सर? 49 आता है सर, लेकिन 15 का कितना है? 15 का 15 225 गुणा करने के विचार है। 15 को 35 से गुणा किया, 15 25 75, 15 25 75, 15 तिया 45, 45 और 7 52, माइनस 4900 बटे 225, 225 25 से कम 25, 10 चौके 100 और 25 से नीचे आएगा 25 चौके 25 हटे 200 होता है 9, लेकिन हमें निकालना है तो प्रसरण हमारा निकल चुका है। अगर हमें मानक उछला निकालना होता तो हम लेते हैं रूट ऑफ प्रसरण, यानी कि रूट ऑफ 14/9 बात आती, तो हम ये करते हैं। तो ये क्वेश्चन था भाई आपका पूरा, एक मैंने आपके सामने मेथड रखा, आप सबने बहुत बार पढ़ा है, मैंने आपके लिए रिवीजन का काम करवाया है। अगर एकदम एक्यूरेट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इस प्रोसेस को सीखें, इस पे काम करें। अगला टाइप है और लास्ट टाइप है हमारे लेक्चर का 45 नंबर। देख फिर मुझे बचपन याद आता है, अपनी फिजिक्स याद आती है, आपको भी याद आती होगी। बर्नौली का नाम सुनते ही आता होगा, आगे छोटा हिस्सा, बड़ा हिस्सा, फिर तार से पानी फेंको, क्षेत्रफल होता है क्या बर्नौली प्रमेय में? वो बर्नौली प्रमेय यहाँ नहीं है भाई। यहाँ जो बर्नौली प्रमेय है ना वो अलग है, वो फिजिक्स वाली बर्नौली प्रमेय यहाँ नहीं चलेगी। तो बर्नौली प्रमेय से रिलेटिव है आखिरी टाइप। तो देखते हैं बर्नौली प्रमेय क्या है। बर्नौली प्रमेय के अंदर जो ज्यादातर सवाल आते हैं वो ऐसे होते हैं कि किसी घटना को, किसी सिक्के को 5 बार उछाला, उसमें तथ्यता 3 चित आने की प्रायिकता ज्ञात। किसी घटना को 10 बार किया, घटना के घटित होने की निश्चित संख्या होती है कि 10 बार किसी घटना को घटित किया, उसमें अधिकतम 5 बार सफल होने की बात आती है, 4 बार सफल होने की, 3 बार असफल होने की, या वो देखा होगा आपने कि छलांग लगा के जो खेल खेला जाता है ना, अधिकतम 3 उठने की, ये सारे सवाल आते हैं। तो अधिकतम इतनी बार ये काम करना, न्यूनतम इतनी बार करना, तथ्यता 4 बार सफल होना, तो ये जब बातें आती है तो बर्नौली प्रमेय आती है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि घटना फिक्स होती है, जिसे हम n से निरूपित करते हैं कि कितनी बार घटना हुई है। p से निरूपित करते हैं सफलता को, यह है घटना का अंक, यह है सफलता। q से निरूपित करते हैं असफलता को, ये क्या है? घटना की संख्या, घटना कितनी बार घटित हुई। p है सफलता, जिसे हम सफलता मानते हैं किसी घटना, उसके अंदर जो भी पूछा जाता है, चित आना सफलता होगा, तो पट आना असफलता हो जाएगा। एग्जाम पास करना सफल होगा तो फेल होना असफल हो जाएगा। आपसे बात करना सफलता होगा तो ना बात करना असफलता हो जाएगा। आपको पता है सारे वर्ड आर आते हैं, प्रायिकता जिनकी ज्ञात नहीं, ये आर के से, ये 4 चीजों से आपको रूबरू होना होगा टाइप नंबर 45 में। तो देखते हैं
किस तरीके से हम रूबरू होते हैं, कैसे इनके मान आते हैं और कैसे हम सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। ये कह रहा है कि पासों के एक जोड़े को 7 बार फेंका गया। सवाल नहीं नोट कर रहा हूं, यही पासे के एक जोड़े को 7 बार फेंका गया। घटना कितनी बार हो रही है? 7 बार। 7 बार फेंका गया। यदि पासों पर प्राप्त अंकों का योग 7 होना सफलता मानी जाए। योग 7, जोड़े का योग 7। अभी देखना, ये अभी इसकी आंसर आया नहीं है, तो जब 7 होना सफलता है तो ना होना है सफलता होगी। ठीक है, आगे का क्या सवाल है? सफलता मानी जाए तो 3 पार्ट इसमें पूछे गए। आर मान 3 है। पहले में कह रहा है कि कोई कि 6 सफलताएं, और तीसरे में कह रहा है कम से कम 6। कम से कम 6 तो हो गई भाई। आप कहते हैं ना कम से कम 2 लड्डू तो खाएंगा ही, तो 2 से ज्यादा खाओगे। आप कह रहे हैं अधिकतम 6 सफलता। सर मैं अधिकतम 2 घंटे पढ़ सकता हूं, यानी कि 0 घंटे भी पढ़ने की ज्यादा संभावना है। 6 अधिकतम जब वर्ड आता है तो लेस देन का चिन्ह, न्यूनतम का तो ग्रेटर देन, और ये चारों सवाल है हमारे। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि P और Q के मान निकालना। योग 7 होना, आपने पढ़ा होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5। इसी तरह से 3 1 3 2 3 3 ऐसे करते हो। 6 1 आपको पूरा भरना है। 6 2 क्योंकि मैं ऑलरेडी टाइम क्रॉस कर चुका हूं। 6 3 चाहूंगा मैं। योग 7 देखना कहां आता है, देखा यहां आता है ना, तो इस लाइन में पूरा आएगा। देखना ये पूरा आएगा, ये पूरा विकर्ण। अभी देखना मैं दिखाता हूं आपको। देखो यहां पे आ जाएगा 3 4, यहां आ जाएगा 4 3, यहां आ जाएगा 5 2, बस यहीं पे आएगा। यानी कि ये पूरा विकर्ण जिस पे मैंने लाइन खींची है, ये पूरा योग 7 वाला है और कहीं नहीं आएगा। तो ये जो पूरा आ रहा है वो कितनी जगह पे आ रहा है? कितनी जगह पे आ रहा है भाई? देखना, गिनना जरा। 1 2 3 4 5 6, कुल 36 में से 6, तो P बराबर आ रहा है 6/36। 6/36 का मतलब है 6/36 का मतलब है 1/6। Q बराबर, जब जरूरी काम होता है तो फोन भी बहुत आते हैं, ये हो जाएगा 5/6 P और Q। और हो सकता है अर्जेंट भी है, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आज मैं एक बहुत अर्जेंट समस्या में फंसा हुआ हूँ, लेकिन आपके लिए लेक्चर भेजना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं, हम P और Q की बात हम कर रहे हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट, R 0 होना। तो हम कहते हैं कि जब बर्नौली प्रमेय की बात करते हैं ना, हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं NCR, P की पावर R और Q की पावर N-R, ये फॉर्मेट है। तो जब हम पहले पार्ट की बात कर रहे हैं तो N का मान आ गया 7 C 0, P जो भी है कोई बात नहीं 0, Q का मान कितना है भाई? 5/6 लिख दो, क्योंकि 0 पे तो घात 1 यानी N-R, 7 में से 0 घटाया 7। आप जानते हैं किसी में यहाँ 0 तो मान 1, यहाँ 0 तब भी मान 1, तो सीधा आ जाता है 5/6 की घात 7। दूसरे पार्ट में R बराबर 6 की बात है, तो जगह 7C6, P की घात R है ना, तो 6 और Q की घात 1, तो यहाँ 7C6 का मान आ जाता है, इनका अंतर 7 आ जाता है। आप सभी को पढ़ा हुआ है, 11th क्लास में भी पढ़ा है, 11th क्लास वाले बच्चों ने, 12th वाले भी जानते हैं। ये मैं ज़्यादा इस पर एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा समय की भी किल्लत है मेरे पास। 1/6 की पावर 6 आ गई और 5/6 आ गया। ठीक है बेटा, तो आप देखेंगे इनको 5 से 35, यह जगह 35/6 की घात 7। आप चाहो तो इसका मान भी सॉल्व कर सकते हो, और नहीं करोगे तब भी चलेगा, बहुत चलेगा, बहुत चलेगा। तीसरा कह रहा है R इज ग्रेटर देन 6। अब देखिए 7 बार ही तो कुल घटना हुई है, तो जब R इज ग्रेटर देन 6 होगा तो 7C6, P की पावर 6, Q की पावर 1 प्लस 7C7, P की पावर 7 और Q की पावर 0, केवल 2 घटक।
तो यहाँ आ जाता है 7c6 का मान 7 आ जाता है। p का मान क्या था हमारे पास 1/6, तो आ जाता है 1/6 की घात 6 और फिर आ जाता है 5/6 q का मान प्लस 7c7 का मान 1, p का मान बेटा 1/6 की घात 1/6 की घात आएगा 7 एंड किसी घात 0 का मान 1 होता है, तो यह जाता है 35/6 की घात 7 प्लस यह जाता है 1/6 की घात 7, तो 35 और 1 36 यानी 36/6 की घात 7। इसको हम लिखते हैं 1/6 की घात 5। अगर किताब में इसका सॉल्यूशन हो तो सॉल्यूशन भी लिख सकते हो आप। चौथा टाइप r इज लेस देन की अगर मैं बात करूंगा तो देखिएगा क्या आएगा। इस तो मेरे पास 6 से छोटा क्या क्या आएगा यहाँ पे भाई आएगा r का मान क्या क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 5 और 6। 0 को जरूर 0 1 2 3 4 5 और 6 बहुत बड़ा मान भाई। जब 2 में इतना काम करना पड़ रहा तो इतने में बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो हम तो हमेशा ही उल्टा ही करते हैं। बहुत ज्यादा काम करना हो तो वो काम तो छोड़ ही देते हैं कि बस रहने दो, ज्यादा करना है तो फिर ज्यादा मेहनत करके अगर पैसे कमाने तो छोड़ो, मेहनत नहीं करेंगे। पैसे ना कमाए कोई नहीं, नंबर ना है कोई नहीं, अगर ज्यादा मेहनत करके नंबर लाने हैं तो ऐसे नंबरों के अभी क्या करेंगे, तो कोई बात नहीं, नंबर तो लाने ही है, कम मेहनत करके ले आओ, केवल सर के 5 वीडियो देख के ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहाँ 1 माइनस NC7 जो बचा हुआ है वो ले लो, क्योंकि सभी घटनाओं का योग जो होता है वो 1 होता है। NC0 p की पावर 7 और q की पावर 0, n का मतलब 7, तो यह जाता है बेटा 1 माइनस इसका मान आता है 1 और p का मान है वो है 1/6 की पावर 7 और किसी घात का मान है 1/6 की पावर 7। आप इसे थोड़ा सरल करना चाहो तो लिख सकते हो, वरना ये आंसर भी चलेगा। तो भाई इसी के साथ आपके 45 टाइप्स पूरे हो जाते हैं। तो मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और मैं आपसे ऐसे आशा करूँगा कि आपका एग्जाम में बहुत अच्छा हो, आपका भविष्य शानदार हो। हमारी ज़रूरत कभी भी पड़े आपके जीवन काल में कहीं पे भी तो ज़रूर याद कीजिएगा। हमारे साइट पर आपको हमारे मोबाइल नंबर, हमारे संस्थान साइंस एरा डिजिटल क्लासरूम है जो ऑफलाइन भी चलेंगी सत्र से, और न्यूली ओपन स्कूल है, आपको पता है सभी हमारे जो स्टाफ हैं वो सभी के चहेते। तो आप के अगर कोई भी एल्डर ब्रदर्स हों, छोटे भाई बहन, जूनियर्स, तो उनको ज़रूर सलाह दीजिएगा। साइंस से रिलेटिव जितने भी कोर्सेज हैं, फाउंडेशन है, डिफेंस सर्विसेज में जाना है, इन सभी के लिए हम आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।